हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी की रीडिंग। लास्ट टाइम हमने नॉस्ट इक्वेशन किया था, तो नॉस्ट इक्वेशन तक हम सारा एनसीईआरटी से रीड करते हैं। अगर कोई भी टॉपिक हमारा छूट गया होगा तो रीडिंग में कवर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। फिर जब हम एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे थे तो लास्ट टाइम हम यहाँ पे थे रीडिंग के टाइम पे। यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहां से करते हैं टेबल 2.1 से। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज एंड विद द डिक्रीज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पीशीज ऑन द लेफ्ट एंड इंक्रीजिंग द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द स्पीशीज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन। Electrochemical cell are extensively used for determining the pH of the solution, solubility, product equilibrium constant and the other thermodynamic product for the potentiometer titrations। देखो इसमें कह रहे हैं कि जब हम टेबल 2.1 देखेंगे, टेबल 2.1 क्या है, ये है हमारी टेबल, ठीक है। अगर हम इस टेबल को देखें अगर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की वैल्यू कैसी आ रही है, 2.87 आ रही है। यहाँ पे फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। तो फ्लोरीन का रिडक्शन कराते समय फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तभी उसका रिडक्शन हुआ है। और हमें रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, फ्लोरीन से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। मतलब फ्लोरीन अपना खुद का रिडक्शन करना चाहता है। अगर कोई एलिमेंट खुद का रिडक्शन करना चाहता है तो वो बहुत ही अच्छा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद का रिडक्शन करता है। तो वो यही कह रहे थे, उस लाइन का मतलब था कि जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है एलिमेंट का वो धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा। क्यों, वैल्यू पे डिपेंड करता है। जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो उतना ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर का होगा। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिक्रीज होगा, वही रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज हो जाएगा, उसका ये मतलब था, ठीक है। अब हमें यहां से पढ़ना है आज की क्लास में नॉस्ट इक्वेशन से। नॉस्ट इक्वेशन क्या है, क्यों हम इसको यूज करते हैं। नॉस्ट इक्वेशन हमें सेल पोटेंशियल के बारे में बताता है। एट एनी कंडीशंस, किसी भी कंडीशंस पे हम सेल पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट इक्वेशन। फिर है वी हैव अज्यूम इन द प्रीवियस section that the concentration of all the species involved in the electrode reaction is unity। इसमें अगर हमारे पास कोई भी सॉलिड मेटल होगा तो उसकी क्या होगी, हमेशा वैल्यू 1 होगी, ठीक है। उसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू हमेशा यूनिटी होगी, यानी कि 1 होगी। दिस नीड नॉट टू बी ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सच नहीं है, कभी कभी वेरी कर सकता है। नॉट शोज दैट फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, जैसे कि यहाँ पे मेटल था, मेटल ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है और मेटल पहले पॉजिटिव था, यानी कि कैटायन की फॉर्म में था। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, अब ये सॉलिड मेटल की फॉर्म में आ चुका है। फिर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन मेजर विद द रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, यहाँ पे क्या होगा, देखो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RTNF लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसका क्या मतलब है, ये हमारा नॉस्ट इक्वेशन है। दिस इज नॉस्ट इक्वेशन। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln। ln क्या है, यहाँ पे नेचुरल लॉग है। जब हमने लॉग और एंटी लॉग देखा था तो वहां पे सिखाया गया था कि लॉग को, नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे अभी लॉग बेस 10 में कन्वर्ट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे ln लिखा है। ln रिप्रेजेंट नेचुरल लॉग। तो ln यहाँ पे m है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अगर यहाँ से समझ नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों का बात बराबर ही है। अब यहाँ पे क्या है, बट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज टेकन एज यूनिटी। सॉलिड की कंसंट्रेशन हम क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। अभी ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऊपर आएगा, रिएक्टेंट नीचे आएगा। प्रोडक्ट क्या है हमारा, सॉलिड है। सॉलिड का हमेशा कंसंट्रेशन क्या लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे, तो वही लिखा हुआ है।
और नीचे आएगा हमारा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी कि उसका कितना मोलर उसका कंसंट्रेशन है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट किया है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को। E नॉट हैज ऑलरेडी हैज बीन डिफाइडेड, R इज अ गैस, हमें पता है यहाँ पे R गैस है, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड F इज फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500 कूलम, 1 फैराडे इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पे R की वैल्यू अगर फिक्स कर देते हैं कि 8.314 जूल, 8 यहाँ से हमने R की वैल्यू क्या फिक्स कर दी है कि वैल्यू होगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और फराडे का वैल्यू बताया था, देखो ये तो है एग्जैक्ट वैल्यू, बट हम हर बार ये पुट ना करके इसकी जगह 96500 कूलम पुट करते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एंड टेम्परेचर इज इन केल्विन, टेम्परेचर कितना होगा 298 केल्विन। अगर हम ये सारी चीजें पुट करते हैं तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें बार बार ये लिख के मल्टीप्लीकेशन नहीं करना पड़ेगा, ये हमारे जो कैलकुलेशन है उसको इजी कर देगा। एक ही बार वैल्यू पुट कर दी हमने और उससे जो आंसर आया है हम अब उसको बार बार लिखेंगे। जैसे कि इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा यहाँ पे है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, आगे आपको देखने के लिए मिलेगा, जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन N लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब आप यहाँ से कंफ्यूज हो रहे हो कि क्वेश्चन में अभी तक आपको ln दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे लॉग लिखा है, क्यों? क्योंकि देखो आप सबको पता है कि नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10। अगर हम 2.303 में मल्टीप्लीकेशन कर दे तो वो ln का लॉग बेस 10 हो जाएगा, वही यहाँ पे किया हुआ है। अभी तक सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखो n की जगह यहाँ पे 2 वैल्यू पुट कर दिया है। 2 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिंक ने यहाँ पे देखो, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया होगा, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, इसलिए n की वैल्यू 2 लिखी है, बाकी सब चीजें सेम है, ठीक है। ऊपर हमारा प्रोडक्ट है, नीचे हमारा रिएक्टेंट है, इसमें भी ऊपर हमारा प्रोडक्ट है, नीचे हमारा रिएक्टेंट है। ओवरऑल रिएक्शन किया है यहाँ पे, तो यहां से पूरा क्या बना दिया है, यहां से बनाया है E नॉट सेल ऑफ कॉपर यानी कि कैथोड माइनस E नॉट सेल ऑफ एनोड। आप सबको पता है कि अगर मैंने ये फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, ये E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन N, तो E नॉट सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड होगा, वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ये E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड माइनस RT अपॉन N की वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी पुट कर दी ln, यहाँ पे क्या है, ये है हमारा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। log A माइनस बी, log A माइनस बी क्या होता है, log A अपॉन बी, तो इसको हमने log A अपॉन बी की फॉर्म में लिख दिया है, करेक्ट है इतना। अभी भी हम क्या लेके चल रहे हैं, नेचुरल लॉग लेके चल रहे हैं। इसके बाद है ये देखो, यहाँ पे फॉर्मूले को शॉर्ट करके लिखा गया है, बट अभी भी यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं की गई है, अभी आगे इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, अभी जो क्वेश्चन लिखाया था यहाँ पे 0.059 तो यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे जिंक और कॉपर के लिए ये सॉल्व कर रहे हैं। बट अगर अभी हमें नहीं पता कि हम हमारा n का वैल्यू कितना है, तो 2 नहीं लिखेंगे, हर बार 2 नहीं होता है, यहाँ पे आप n ही रहने देना। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, it can be seen that E cell depend on concentration of both copper and zinc। जो E नॉट सेल है वो दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, चाहे वो रिएक्टेंट हो या फिर वो प्रोडक्ट हो। It increases with increases the concentration of copper ion and decreases with the concentration of Zn ion। देखो ये इंक्रीज होगा, कब इंक्रीज होगा, जब हमारा कॉपर आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि वैल्यू नेगेटिव में है, इसी वजह से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला को इंक्रीज करने के लिए कह रहा है। अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज होगी, उसका मतलब यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा।
By converting the natural logarithm to the base 10 and the substituting the value of RFT 298 Kelvin to reduce it. हमने log की भी वैल्यू पुट कर दी है, हमने R की भी वैल्यू पुट की है, T की भी वैल्यू पुट की है और F की भी वैल्यू पुट की है. इन सब की वैल्यू पुट करने के बाद अब जो हमारे पास नॉस्ट इक्वेशन आया है वो है E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 upon n log product upon reactant. We should use the same number of electron n for the both electrodes and thus the following cell. अब यहाँ पे क्या है, अभी हम जिंक और कॉपर के लिए कर रहे थे, इसके अलावा भी हम सारे ही सेल के लिए कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे निकल और सिल्वर है, तो निकल और सिल्वर यहाँ पे दिया हुआ है. क्या किया है, पहले फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, ठीक है, यही फॉर्मूला होगा. इसकी जगह आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हो. कौन सा फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन. यही है जनरल इक्वेशन. अब डिराइव कैसे किया गया ये बता रहे हैं यहाँ पे. जनरल इक्वेशन है A प्लस B और यहाँ पे C प्लस D. ये जो A है, ये जो छोटा सा B है, ये C और ये D है, ये है हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. जब भी हम कंसंट्रेशन लिखते हैं तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एज अ पावर हम यूज करते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम निकाल रहे हैं नॉस्ट इक्वेशन एट, हम यहाँ पे नॉस्ट इक्वेशन निकाल रहे हैं किसी भी पॉइंट के लिए. जब हम किसी भी पॉइंट के लिए नॉस्ट इक्वेशन निकालते हैं तो वो हो जाता है QC. QC क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट. क्लास 11th में आपने QC और KC के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है. तो यहाँ से हम एट एनी पॉइंट के लिए QC निकाल रहे हैं. तो क्या हो जाएगा, QC कैसे निकालते, देखो अगर हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है BB गिव्स CC प्लस DD, तो QC की वैल्यू हो जाती है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी कि C की कंसंट्रेशन की पावर C, D की कंसंट्रेशन की पावर D, A की कंसंट्रेशन की पावर A एंड B की कंसंट्रेशन की पावर B. ये हो जाएगा हमारे पास QC की वैल्यू. ये यही दिया हुआ है, पूरा हमने सॉल्व किया और QC की जगह सिर्फ ये वैल्यू पुट कर दी है. अगर आपको ln नहीं लेना है तो आप 2.303 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे और डायरेक्टली लॉग लिख सकते हैं. ये देखो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, इन्होंने 2.303 की मल्टीप्लीकेशन की है. RT पहले से था हमारे पास, n की जगह 2 की वैल्यू पुट की है, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जितने भी हमने सेल देखा है, उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 2 ही हुआ है. बट आप ये गलती नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है. वेरिएबल क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पे n की वैल्यू चेंज हो जाएगी. अगर आप 2 रट के जाओगे तो फिर गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे, ठीक है. तो 2 की जगह हमेशा कोशिश करना कि n पुट करो. अब यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए निकालते हैं. अभी हमने नॉर्मल निकाला था नॉस्ट इक्वेशन QC के लिए एट एनी पॉइंट. अब हम इक्विलिब्रियम यानी कि KC, जब हमारा इक्वेशन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा तब हमारा नॉस्ट इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, हमें ये देखना है. आपको पता है कि जैसे हम QC निकालते हैं वैसे ही KC होता है, बट फर्क सिर्फ कितना होता है कि KC सिर्फ एक पॉइंट के लिए होता है, वो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए. और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट को छोड़ के अगर किसी भी पॉइंट के लिए हम वैल्यू निकालेंगे तो वो KC पे डिपेंड करता है, सॉरी QC पे डिपेंड करता है. तो KC की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से सेम ही है, A की पावर A, B की पावर B, C की पावर C एंड D की पावर D. ये हमारा KC की वैल्यू हो जाएगी. अब देखो यहाँ पे क्या किया है, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो E नॉट सेल की वैल्यू इक्विलिब्रियम के लिए 0 हो जाती है, क्योंकि वहां पे अब कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा. जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा उतना ही बैक वापस से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाएगा. तो कोई भी चेंजेस हमें दिखाई नहीं देगा, जो ओवरऑल रिजल्ट है वो हमें 0 नजर आएगा. इसीलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए जो E नॉट सेल होता है वो हमेशा 0 होता है. तो E नॉट सेल की जगह हम क्या रखेंगे, 0 पुट कर देंगे, सॉरी E सेल की जगह हम 0 पुट कर देंगे, ना कि E नॉट सेल की जगह. अब अगर E सेल हमारा 0 हो गया तो इधर तो पूरा खाली है, E नॉट सेल आ जाएगा हमारा इधर की साइड और साइन सबके चेंज हो जाएंगे. तो यहाँ से साइन चेंज हुआ तो अब इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आई है, इक्विलिब्रियम के लिए वैल्यू आई है हमारी E नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. ये इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए है.
E naught cell is equal to 2.303 RT अपॉन NF log, यहाँ पे हम Kc लिख सकते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम के लिए। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये किसके बराबर है, Kc के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली Kc लिख दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे तो सारी वैल्यू दी हुई है तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट इसको किस तरीके से सॉल्व करना है ये मैंने क्लास में सिखाया है, ठीक है। इस एनसीईआरटी रीडिंग से पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ट्यूटोरियल में। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखें, वहां पे मैंने ई सेल कैसे निकालते हैं और ये पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ई सेल निकाल के पूरा सॉल्व करना सिखाया, तो एक बार जरूर उसको देख लेना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। और लॉग और एंटी लॉग भी निकालना सिखाया है उसे पिछली वाली वीडियो में, तो वो भी देखना। तो यहां से उन्होंने सॉल्व किया है। जो फाइनल वैल्यू आई है हमारे पास ई नॉट सेल और लॉग केसी की, यानी कि इक्विलिब्रियम की, वो ये है। अगर हमें केसी की वैल्यू निकालनी है तो हम यहां से निकालेंगे, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log KC। हमें केसी की वैल्यू निकालनी है तो सारी चीजें हम इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा हमारा ई नॉट सेल इंटू NF अपॉन 2.303 RT log KC। हमें log KC नहीं, सिर्फ KC चाहिए, तो KC की वैल्यू हो जाएगी एंटी लॉग ऑफ ई सेल इंटू NF अपॉन 2.303 RT, और 2.303 RT और F की वैल्यू आप पुट करके 0.059 भी लिख सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर बार इतना बड़ा लिखो। अगर आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन सब दी हुई है तो बार बार ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। फिर है इक्वेशन और रिलेशन बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एंड द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल इन व्हिच the reaction takes place, thus the equilibrium constant of the reaction difficult to measure, otherwise can be calculated from the corresponding E naught cell value। okay, इसके बाद क्या है, अब आता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड द गिब्स एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी होता है, उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है डेल्टा जी से। पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं हम गिब्स फ्री एनर्जी को, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी NFE सेल, NFE सेल, ठीक है, NFE सेल। लेकिन अगर हमारा वर्क डन हो रहा है, यानी कि अगर हम यूजफुल वर्क कर रहे हैं, तो यूजफुल वर्क हमेशा नेगेटिव में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमें पता है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है वो वर्क डन के बराबर होता है, और वर्क डन हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। वर्क डन हमारा नेगेटिव होता है एंड वर्क डन की भी वैल्यू क्या होती है, वर्क डन की वैल्यू होती है माइनस NFE सेल। तो हम डेल्टा जी की जगह माइनस NFE सेल लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा जी W के बराबर है, ठीक है, माइनस W के बराबर है, और W की जो वैल्यू होगी वो माइनस NFE सेल हो जाएगी। तो अल्टीमेटली डेल्टा जी की वैल्यू यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू होगी माइनस NFE सेल, ठीक है। और अगर वैल्यू हमारे एक्चुअली माइनस आती है, यानी कि जो हमारा सेल है वो स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है तो सेल स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। क्लियर है, यहाँ पे देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE सेल। लेकिन वही अगर हमें स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालना हो तो क्या करेंगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट सेल, बस यही चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो यहां से ये पहले निकाला हुआ है, जिंक प्लस कॉपर गिव Zn प्लस कॉपर, ठीक है। यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर का रिडक्शन हुआ है, तो डेल्टा जी की वैल्यू -2। 2 क्यों लिखी, क्योंकि इन्होंने n की वैल्यू गिवन कर दिया है। अगर आपको अभी भी n की वैल्यू नहीं पता है तो प्लीज आप यहाँ पे n ही लिखना, 2 मत लिखना, कंफ्यूजन हो जाएगी। और ठीक है, इसके बाद जो ओवरऑल रिएक्शन है हमारी वो क्या है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE सेल स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के लिए। हाँ ठीक है। From the measuring of E naught cell we can obtain an important thermodynamic quantity delta
G naught standard gives the energy of the reaction from the later. We can calculate equilibrium constant by this reaction. Delta G naught is equal to minus RT log K. ये क्या है? डेल्टा G naught is equal to minus RT log K. देखो यहाँ पे एक हमारे पास रिलेशन आता है, अगर इसमें दिया होगा तो ठीक है, नहीं रिलेशन बताती हूँ. देखो यहाँ पे क्या होता है, थर्मोडायनेमिक, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक हमें 11th क्लास में एक इक्वेशन दिया होता है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.3 यहाँ पे है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें पता है डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होती है, माइनस ENF या फिर माइनस NF, ई सेल हम लिख सकते हैं, और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस NF ई नॉट सेल. आएगा हमारे यहाँ पे प्लस 2.303 RT log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. यही है. अब हमने इस पूरी इक्वेशन को माइनस NF से डिवाइड कर दिया. जब हम इस पूरी इक्वेशन को माइनस NF से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, इधर बचेगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. तो इसी थर्मोडायनेमिक्स से हम लेकर आए हैं नर्स्ट इक्वेशन. इसी को सॉल्व करके क्लास 11th में जो थर्मोडायनेमिक में इक्वेशन था उसको सॉल्व करके हम लेकर आए हैं नर्स्ट इक्वेशन. क्लियर है? तो यहां से आया है हमारा नर्स्ट इक्वेशन. जो स्टार्टिंग में हमने वैल्यू देखी थी वो यही थी. अब बस इसमें क्या करेंगे, आर टी और एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो नर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. बस यही है यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन. इसी वैल्यू को, इसी फॉर्मूले को हम पुट करके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ठीक है, अभी जो हमारे पास सॉल्व वाले हैं और जो इंटेक्स है उनको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे. और कंडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन ये पहले हम थ्योरी में पढ़ेंगे, उसके बाद बुक से रीड करवाऊंगी. क्लियर है? इस पे क्या होगा, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.